पहले तो ये बीजेपी को मेरे ख्याल में माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों की। अब पूरे देश की तरफ नजर दौड़ाएंगे। पहली बार किसी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में। देयर इज कि क्यों उन्होंने महरूम रखा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बेसिक फंडामेंटल राइट से कि वो अपने चुने हुए नुमाइंदों को हक दें कि वो गवर्नमेंट में आए, गवर्न करें। और इंतजार की घड़ियां खत्म। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो ही ऐलान किया है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं वो सरगर्म हो गई है। कुछ का अलायंस हो रहा है और कुछ अपने ही बलबूते पे इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे जिला अनंतनाग की। यहाँ पे जो डिलिमिटेशन के दौरान जो उथल पुथल मच गई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कुछ हिस्से उधर गए, कुछ हिस्से इधर आए, तो इस हवाले से भी एक चैलेंज रहेगा उम्मीदवारों के लिए कि वो वोटरों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो मैं जिला अनंतनाग के सेंटर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अनंतनाग 44, और इस हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है करीबन 60,000 लोगों पे मुहित है और इन वोटरों को लुभाने के लिए हर सियासी लीडर जो है वो कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे पीडीपी जमात ने अपने मोहरे के तौर पर एक एक्सपीरियंस, एक मंजे हुए सियासतदान डॉक्टर महबूब बेग को आजमाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं डॉक्टर महबूब बेग के हवाले से बताऊं कि ये मरहूम मोहम्मद अफजल बेग के बेटे हैं, जिन्होंने रायशुमारी में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ काम किया है। और इसके साथ साथ ये 83 से 87 तक मिनिस्टर हेल्थ भी रहे हैं। उसके बाद ये 2 बार एमएलए भी रहे हैं और एमएलसी भी रहे हैं और ये पार्लियामेंट में भी रहे हैं और वहां पे भी इन्होंने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बेग साहब आपका खैर मकदम है। तो किस तरह का चैलेंज रहेगा, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक अलग तरीके से यूटी का माहौल है और यहाँ पे अभी जो है सेंटर का ही दबाव है। तो किस तरह का चैलेंज है जनाब? देखिए, आपने ठीक कहा, 10 साल पहले तो ये बीजेपी को मेरे ख्याल में माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों की कि क्यों उन्होंने महरूम रखा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बेसिक फंडामेंटल राइट से कि वो अपने चुने हुए नुमाइंदों को हक दें कि वो गवर्नमेंट में आए, गवर्न करें और उनके मसाइल जो हैं वो ठीक करें। कोई भी हिस्सा नहीं है देश का जहां अभी टर्म खत्म भी नहीं होती है और शेड्यूल आ जाता है इलेक्शन कमीशन से। दूसरी बात ये जो आपने की, मैं जो ये डाउनग्रेड किया गया और ये जो नाम आप ले रहे हैं, मैं तो ये जबान पे नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आप पूरे देश की तरफ नजर दौड़ाएंगे, पहली बार किसी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में। देयर इज नो प्रोसीजर whatsoever in the Constitution of India which says you can downgrade a state into a union territory. एक तो ये हमारे साथ क्यों दुश्मनी, क्यों इंतकाम जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आईन ने भी जिसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं रखा है यूनियन टेरिटरी बनाने का, हमको यूनियन टेरिटरी और किसको, जो मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट कंट्री में थे, और हमको फिर 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग। नंबर 1। नंबर 2, अब चलिए दे हैड टू डू इट, कहते हैं बेटर लेट, कर लिया तो नेचुरली। और उसके बाद डिलिमिटेशन जैसे आपने कहा, तो ये सब कुछ, मगर फिर भी लोग तो हमारे ही है ना, लोग तो कश्मीर के ही हैं, लोग तो जम्मू कश्मीर के ही हैं। उसको आप अनंतनाग वेस्ट कहिए, अनंतनाग ईस्ट कहिए, अनंतनाग कहिए, तो लोग तो एक ही हैं। वो समझते हैं कि ये चालें क्यों हैं, उनके साथ ये क्या हो रहा है, और वो उनके पास हर जमात जाएगी, पीडीपी अपना मंशूर लेके जाएगी। पीडीपी 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने बेखौफ होके हमारे जो एहसासात और जज्बात दफन है दिलों में, उसको जबान दी, उसकी तर्जुमानी की, और इक्तिसादी मसाइल जो है, डे टू डे ग्रीवेंसेस जो हैं, उनको एड्रेस करने के लिए मौका मिला है। हम लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो लोग बजाज है। किसका साथ मिला रीजनल पार्टी का बीजेपी को ऐसा करने के लिए कि यूटी में ये
जम्मू कश्मीर रियासत तब्दील हो गई? नहीं, देखिए, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, मगर एक बात मैं जरूर यहां ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा। 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब और जस्टिस हसनैन मसूदी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले। क्या बात हुई हम नहीं जानते। उसके बाद 5 अगस्त को पार्लियामेंट सेशन था। फारूक साहब भी मेंबर पार्लियामेंट थे, अकबर लोन साहब भी थे उनके, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब भी थे। जस्टिस हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब तो गए पार्लियामेंट में, फारूक साहब क्यों नहीं गए ये फारूक साहब जानते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि फारूक साहब अरेस्ट नहीं है। अब मैं बंदूक की नोक में उनके वो सेंटेंस दोहराता हूँ, उनकी कान पट्टी के पीछे रख कर उनको यहाँ नहीं ला सकता। वो क्यों नहीं गए, वो वही जवाब दे सकते हैं। और हसरत और हद ये है, जब होम मिनिस्टर ने हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो जस्टिस हसनैन मसूदी साहब थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और अकबर लोन साहब थे जो नेशनल, जब उन्होंने डिसफंक्शनल कराया किया 370 को, उन्होंने जस्टिस हसनैन मसूदी साहब की तरफ देखा, कहा मुझे लगता था कि आप जज हैं, आप जवाब देंगे, मैं पूरी फाइल लेके आया था, तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। हैरानी ये है कि वो क्यों खामोश रहे। आप इन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, अकबर लोन साहब भी थे पार्लियामेंट में, मैं हैरान हूं उन्होंने क्यों नहीं बात की। और आज मैं आपको कनेक्ट करूंगा, आज आगा रोहल्ला साहब बात कर रहे हैं, इसको कश्मीरी में कहते हैं शाल जलित बटन चोब। यानी कि आप एनसी को मानते हैं इसका जिम्मेदार? मैं पूछना चाहता हूं सर, आप जिम्मेदार मानते हैं एनसी? मैं पूछना चाहता हूं, मैं लोगों पे छोड़ दूंगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अकबर लोन साहब, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब 5 साल क्यों खामोश रहे? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं लोगों की तर्जमानी की, और जो ये बात अब कर रहे हैं तब क्यों नहीं 5 साल की? और जब ये हादसा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, जब ये नाइंसाफी 370 जो आईन ने दिया था और 35, उस वक्त वो क्यों खामोश? आप पे इल्जाम है कि आप ही ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, क्योंकि जब हमने आपको ऑफर भी दी थी कि बिना किसी शर्त के हम आपको सपोर्ट करेंगे बीजेपी को पीछे रखें। बिल्कुल, हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया करके लोगों तक पहुंचाइए आप। एजेंडा ऑफ अलायंस मैं डिफेंड करता हूं। हमने सीट शेयरिंग की बात नहीं की, हमने 3 महीने एजेंडा ऑफ अलायंस। और एक बार हसीब द्राबू साहब बात कर रहे थे पीडीपी की तरफ से, मुफ्ती साहब की तरफ से, उन्होंने फोन किया मुफ्ती साहब को, कहा ये मानते नहीं है बीजेपी एजेंडा ऑफ अलायंस में ये लिखना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करें, पाकिस्तान से बात करेंगे, इनके लिए भारी है। वो कहते हैं हम जनरल लिखेंगे कि बातचीत करें। मुफ्ती साहब ने कहा उनको कि आप वापस आ जाइए, कोई जरूरत नहीं, इनको करनी दीजिए जिनसे भी करना है। उसके बाद एजेंडा ऑफ अलायंस में ये मेंशन हुआ कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत होगी, पाकिस्तान से बातचीत होगी। अगर इसको आप कहते हैं, मैं तो कहता हूं अगर इनमें दम है, जरा कांग्रेस से ये करके दिखाए जो हमने बीजेपी को कराया। और जब तक बीजेपी हमारे साथ थी 17 साल की हिस्ट्री में, अगर उनके मुंह पे ताले लगे दफा 370 के बारे में बात नहीं कर सके। वो फैसला सही था बीजेपी के साथ इलाहा करने का? हमने घुटनों पे लाया उनको। आपको याद नहीं है जब वो हमारी बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, बीजेपी पूरी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा सीबीआई से तहकीकात करेंगे। महबूबा जी ने कहा नहीं, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच से कराऊंगे। हमने अपने टर्म्स पे हुकूमत की, अपने टर्म्स डिक्टेट किए, अपने टर्म्स मीनिंग कश्मीरी लोगों की जिसमें तर्जुमानी थी, और फिर क्राइम ब्रांच से की। और उन 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो बीजेपी के थे उनको रिजाइन करवा के, आप मुझे बता दीजिए, इलाहा करके आप बोल रहे हैं आपके हमें ही तोड़ा गया है। नहीं, वो उनका था ना, उन्होंने मज़ाहमत देखी थी ना महबूबा जी की एज चीफ मिनिस्टर, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइजेस करते रहे, हालांकि उनके पास लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। इसलिए उन्होंने जब ये प्लान बनाया, उन्होंने पहले प्लान बनाया कि पीडीपी के साथ ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हुकूमत से बाहर आएंगे। फिर पीडीपी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लीडरशिप जो है महबूबा मुफ्ती, वो मज़ाहमत करते रहे कि वो हमने दिखा दिया। आप कह रहे हैं बीजेपी ने तोड़ा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, उसमें आपको शक है? उनको प्रॉक्सी पार्टीज कहते थे, कश्मीरी लोगों ने उनको डिसिमेट कर दिया बीजेपी समझ के। अब वो कई लोग उसमें, तो फिर आपके बंदे जो थे जो भाग गए, वो बाई कन्विक्शन नहीं थे आपसे जुड़े हुए? नहीं, वो आपके सामने है। अगर बाई कन्विक्शन होता तो मेरी तरह डटे रहते,
पोर्टफोलियोज उन्होंने एंजॉय किए, कैबिनेट मिनिस्ट्री उन्होंने एंजॉय की, राज्यसभा मेंबर वो बने रहे, एमएलसी वो बने रहे, वाइस चेयरमैन वो बने रहे, बात तक नहीं की। मैं तो कुछ भी नहीं था, मगर मैं तो आज जो बात गए आप उनको क्या नाम देंगे? मैं कुछ नहीं नाम दूंगा, वो लोगों ने नाम दे दिया डिसिमेट करके अभी लोकसभा इलेक्शन में। उनको शायद अब वहां एंट्री भी नहीं मिलती है उन दरबारों में जहां मिलती थी। सर चार्ट में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है सवाल करना, क्योंकि जब पीडीपी बिखर गई तब आप बड़े डटे रहे और आपने पीडीपी को संभाला, इसको आप कहां देखते हैं? इसको मैं ये देखता हूं कि कलेक्टिवली हमको सोचना पड़ेगा कि कश्मीर दलदल में है, इसको दलदल से निकालने के लिए आप, मैं नहीं कहता हूं एम्बिशंस हर एक के होते हैं, मगर अपने एम्बिशंस को इस वक्त प्रोजेक्ट करना या उसको प्रोपेगेट करना, ये आपको बालाए ताक रखना पड़ेगा। इस वक्त आपको कलेक्टिवली कश्मीरियों का सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने पीडीपी का साथ दिया और आखिरी दम तक दूंगा, क्योंकि ये बेखौफ होके हमारी जज्बात की तर्जुमानी करता। कब तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, मिनिस्टर भी रहे, पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, एमएलए भी बने, और क्या फर्क दिख रहा आपको, क्योंकि आप चूंकि आप जनरल सेक्रेटरी है पीडीपी के, इन दो जमातों के दरमियान कौन सा डिफरेंस आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग लेकर आए? आप भी देख रहे हैं वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब उनके पास लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जब मैसिव मैंडेट था, फिर भी उन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बात नहीं की। जब मुफ्ती साहब के पास लिमिटेड मैंडेट था, श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड खुल गया, एलओसी उनके साथ ट्रेड बिजनेस शुरू हो गया। इन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, पीडीपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हम एजेंडा पे चलते हैं, ये सीट शेयरिंग पावर के लिए चलते हैं, ये तो सबसे बड़ा फर्क है। तो अब चूंकि अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, क्योंकि 60,000 लोगों का मामला है, बराबर है, जो खवातीन है मर्द है, तो किस तरह की कंपेन रहेंगी? क्योंकि मैनिफेस्टो भी आपने जारी कर दिया है, नया वोटर भी है, क्योंकि आपके इलाके भी कुछ कट गए हैं। एक तो यूथ का जो है, यूथ की एम्पावरमेंट, यूथ नाउमीद है, यूथ को कोई होप नहीं है, इसको होप देनी पड़ेगी। इसके लिए इसको इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्टेडियम को लेके, स्टेडियम, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हेल्थ फैसिलिटीज ठीक करने की जरूरत है, एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाने की जरूरत है। और यूथ जो हमारा बेकारी बेरोजगारी की वजह से खुदा न खास्ता गलत बातों की तरफ गया है, उसको वापस लाने के लिए एक तो काउंसलिंग की जरूरत है, और दूसरा उसको उम्मीद देने की जरूरत है कि आप पढ़ लिख के बेकार बेरोजगार नहीं हो सकते। उसके लिए हमने डुएबल किया कि इन दिनों में, इन सालों में, इतने सालों में जो वैकेंसीज खाली हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो हजारों में होंगी, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक पे उनको फिलअप करेंगे, ताकि बेकारी बेरोजगारी भी एड्रेस होगी। अनंतनाग को दीदा ज़ेब और खूबसूरत बनाने के लिए आप का क्या लाही अमल रहेगा? क्योंकि और दूसरा इसमें ये कि क्या आपको लग रहा है कि अनंतनाग में तब से आज तक कोई फर्क आ गया है तरक्की में या डेवलप नहीं? आप यहाँ से काड़ीपोरा जाइए, देखिए सड़क की क्या हाल है। ये जो दावे करते रहे दफा 370 की वजह से ये सड़कें ठीक नहीं हुई थी, कहाँ पे डेवलपमेंट है और क्या हुआ है? तो यहाँ पे और कितना कंजेस्टेड है टाउन, फ्लाईओवर्स हो सकते हैं, मिनी सेक्रेटरिएट यहाँ हो सकता है, हिस्टोरिकल टाउन है। इसी तरह जो इसके साथ गांव जुड़े हैं, उनकी जो डे टू डे ग्रीवेंसेस हैं, वो हेल्थ को लेके हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह हमने अपने मंशूर में सारा किया है जो डुएबल है, वादे नहीं है जो हो सकते हैं पूरे, वो किए हैं हमने, हवाई घोड़े नहीं दौड़ाए हैं, और इंशाल्लाह लोग समझेंगे और पीडीपी को कामयाब करेंगे। सर कहां देखते हैं आप पीडीपी को जम्मू कश्मीर में, कितनी सीटों तक आपकी रसाई हो सकती है? देखिए, मैं फिगर पे हाथ नहीं, उंगली नहीं रख सकता हूं कितनी, मगर मुझे भरोसा है लोगों पे, मुझे भरोसा है अपने मंशूर पे, मुझे भरोसा है पीडीपी जमात पे और पीडीपी की लीडरशिप पे। हम कितना कामयाब हो जाएंगे वो लोगों तक पहुंचाने में, अगर हम उसमें कामयाब, जितना कामयाब हो जाएंगे, मुझे उम्मीद, लोगों पे भरोसा है कि वो समझेंगे और पीडीपी के हक में जरूर वोट। अभी जो ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है, एक तरफ कांग्रेस एनसी अलायंस है, बीजेपी है और आप है, तो ये सीटें बढ़ भी सकती है। तो अगर आप की सीटें कुछ प्लस में आ गई तो किसके साथ आप हुकूमत बनाने जा? किसी के साथ नहीं,
सिर्फ उसके साथ जो कश्मीरियों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करेगा, जो कश्मीरियों की बेकारी, बेरोजगारी, हेल्थ, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इनको एड्रेस करने में मदद करेगी, जो हमारा एजेंडा है। अगर जम्मू में बीजेपी ने वहां पे सीटें ज्यादा ली और यहाँ पे आपने, क्या आप उनके साथ हुकूमत? सवाल ही पैदा न होता। देखिए, ये माइनॉरिटीज को लेके क्या कर रहे हैं, लिंचिंग किस बात के लिए, बुलडोजर किस बात के लिए, तो फिर किसके साथ हो सकता है? किसी जो हमारे एजेंडा हुकूमत तो बनानी है। देखिए, महबूबा जी ने अभी क्या कहा जब मंशूर रिलीज हुआ, उन्होंने कहा जो भी हमारे एजेंडा पे चलेगा, हम सीट एजेंडा को कौन एग्जीक्यूट करेगा, हमारा मंशूर सामने है, जो हमारे मंशूर को एग्जीक्यूट करेगा हम उसके साथ जाएंगे, जो लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए। सर, अगर आप और एनसी या की सीटें प्लस में आ गई, उनके साथ हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है एज पीडीपी हम अपने बलबूते पे खड़े हो जाएंगे, हम अपने बलबूते पे लोगों से वोट मांगेंगे, उसके बाद लोग मजाज है वो जब वोट देंगे वो तो उसके बाद की बात है। बहुत बातें करनी थी डॉक्टर साहब आपसे, तो ये थे डॉक्टर महबूब बेग साहब, शुक्रिया। अनंतनाग 44 से ये पीडीपी की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल इनकी जो एक्सपीरियंस काम आएगी, ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। तब तक